हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद उमैर रहमानी जामिया कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वीडियो देख सकते हैं आप, प्रीपोजिशन के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो चाहिए, प्रीपोजिशन के ऊपर कंटेंट चाहिए, जिसके बाद क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्कूल लेवल पर भी ज़रूरी होता है और जनरली अपनी इंग्लिश ग्रामर को, अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रीपोजिशन को लेकर के जनरली जो कंटेंट डिलीवर किया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, उसमें थोड़ी सी, बल्कि कई जगह बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी होती है, बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स आप सभी को ये बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कहीं पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब की बात हो रही है तो ये देखा जाएगा कि उस सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन किस जगह पे है। उस सेंटेंस के अंदर जगह का यानी पोजीशन का जो इम्पोर्टेंस है, पोजीशन की अपनी जो अहमियत है, जो आवश्यकता है, सिग्निफिकेंस है, उसको प्रीपोजिशन कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स इस बात का कि ये प्रीपोजिशन नहीं होता। बहुत जगह ये बताया जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम में की स्थिति को जो है ये प्रीपोजिशन कह दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। प्रीपोजिशन इसका नाम नहीं। प्रीपोजिशन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर एक सेंटेंस में लिखा है कि द मार्कर इज ऑन द टेबल, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पर है वो प्रीपोजिशन है। ये कोई ऑथेंटिक, रिलायबल, रेलिवेंट या प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, आप अगर फॉर्मल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें फिर फॉर्मली होनी चाहिए। फिर गांव गलियों की, मोहल्ले की डेफिनेशन नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। किसी ने कोई भी डेफिनेशन बना दी, वो नहीं चल सकती। जो एग्जैक्ट फॉर्मल डेफिनेशन है, जो कि किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो डेफिनेशन, हम उन डेफिनेशंस को ही कंसिडर करेंगे। हम उन्हीं को रेलिवेंट, रिलायबल और ऑथेंटिक मानेंगे। हम हर किसी को ऑथेंटिक नहीं मान सकते। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से लिख के लिए एक बात भी यहाँ से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी ग्रामर को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी अपने इस क्राइसिस में है कि उनकी ग्रामर कमज़ोर है या वो ग्रामर को लेकर के कुछ एक अच्छा सा कंटेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या अपने थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज आपके पास है उसको सही वे में चैनलाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ग्रामर के बारे में नॉलेज तो है, इंफॉर्मेशन तो है, बट यू आर अनेबल टू चैनलाइज दैट इंफॉर्मेशन, यू आर अनेबल टू चैनलाइज दैट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर और करेक्ट वे, तो उसके लिए मैं आपको एक रास्ता ये बता सकता हूँ कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक्सपेंडिचर कीजिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि यहाँ से फ़ायदा होगा आपको फ्यूचर में। तो जहाँ पे फ़ायदे की बात होती है तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, एक बुक है मेरे पास, मेरे सामने एक बुक है, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरे सामने ये बुक है। बुक का नाम, बुक की जो पब्लिशिंग कंपनी है वो अविचल पब्लिशिंग कंपनी है, अविचल पब्लिशिंग कंपनी। और इस बुक का नाम है ग्रेडेड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये आपके सामने मैं ये स्कूल्स में चलने वाली किताब है। ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आर्य पब्लिक कंपनी या अविचल पब्लिशिंग कंपनी की बुक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने करिकुलम में। मैं आपको यहाँ से ये सजेस्ट करूँगा कि आप बस अविचल पब्लिशिंग कंपनी की शुरू की 5 बुक्स ले लीजिए, क्लास 1 की, क्लास 2 की, क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की। ये 5 बुक्स अगर आप ले लेंगे और इनको आपने सही से पढ़ लिया, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो मेरे वीडियोस हैं ही, आप इनको देख सकते हैं, इन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको शायद ग्रामर में कोई भी मसला नहीं आएगा, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको रूल्स को समझने में दिक्कत आ रही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऑथेंटिक डेफिनेशन ही कंसीडर करें और ऑथेंटिक डेफिनेशन के बेस पे ही नॉलेज को इम्पार्ट करें, इंस्टिल करें। हम इधर उधर की गली मोहल्ले की डेफिनेशंस को रिलायबल नहीं मान सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोफेशनल नॉलेज की, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को आप एंड तक देखिए, चाहे तो आप मतलब इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप कॉपी पेन लेके इनके नोट्स लिख लें, क्योंकि ये नोट्स ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे।
जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे या एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें काम आएगा। खास तौर पे JMI, AMU, BHU, DU के भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रीपोजिशन पे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि B.Ed के जो एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी यूनिवर्सिटी के उसमें भी प्रीपोजिशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने टॉपिक आज का प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत रिलायबल, ऑथेंटिक और रेलेवेंट डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी हुई है और डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस हाउ अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू अनदर वर्ड। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जिसको कि आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और अगर समझ गए तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट फिर यही होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से बताया गया है। Preposition is a word. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है that tells us, जो कि हमें बताता है how a noun और pronoun, कैसे एक नाउन या और एक प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन, नाउन हमें पता है किसको कहते हैं, सारे नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा, और प्रोनाउन सर्वनाम, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑल द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड और आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउन का जो इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, हाउ अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू अनदर वर्ड। सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के अलावा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के अलावा जो वर्ड यूज हुआ है, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उस वर्ड का नाउन से या प्रोनाउन से जो रिलेशन होता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार और आपके सामने दोहरा दूं, रिपीट कर दूं। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर अगर नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो दूसरा वर्ड यूज हो रहा है, दूसरा मतलब के चाहे वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो दूसरा नाउन भी हो सकता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस हाउ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन दूसरे वर्ड के साथ कैसे स्टैंड करते हैं, किस रिलेशन के साथ में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। बहुत सिंपल सी जनरल सी डेफिनेशन है, इजीली समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इजीली आप इस पे जो है अपने जो है जो आपको समझ में आया, जो आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो लिख भी सकते हैं। तो अब ये एक लाइन लिखी हुई है, इस पर गौर कीजिए कि इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन बाय। इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन बाय, ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है। यानी कि पोजीशन से यहाँ मेरा मतलब है कि मान लीजिए एक सेंटेंस में नाउन यहाँ पे एक जगह इस्तेमाल हुआ है और फिर नाउन दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है, दो नाउन्स आए हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसी को हम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। कोई मसला नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, मान लीजिए एक सेंटेंस में दो नाउन यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक दूसरी जगह पे हो रहा है, मैंने 1 2 करके लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसी को हम कह सकते हैं, उसकी पोजीशन है, और फिर उसी को आप प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। अभी हम जनरली एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार कमेंट में करके बता दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लें। अब यहाँ से हम इसको रिज्यूम कर लें। तो अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया कि प्रीपोजिशन की सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन कौन सी होगी, तो जी ये होगी। पोजीशन बताता है क्या, किस चीज़ की पोजीशन बताता है, तो वो समझिए आप पहला मैंने लिखा है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन। हम 3 केस लेके चल रहे हैं। हम कितने? 3 केस लेके चल रहे हैं। इन तीनों केसेस में एक एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है ताकि आप उसको प्लॉट करके उसका आंसर निकाल लें। तीनों का एग्जांपल आपके सामने होगा। पहला लिखा है शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन। शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन यानी कि किसी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से निकालना। दूसरे नाउन, अगर कोई दूसरा नाउन है सेंटेंस के अंदर तो उससे क्या रिलेशन होगा वो निकालना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज
ऑन द टेबल, ये एग्जांपल है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब अगर हम गौर करें, अगर हम इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो बुक क्या है, नाउन है, बुक नाउन है, ये तो क्लियर है क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या फिर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन एक थिंग है, एक वस्तु है, एक चीज है, नाउन हो गया बुक। तो इस बुक का दूसरा नाम क्या है, टेबल, दूसरा नाम क्या है, टेबल है। तो ये भी एक वस्तु है, ये भी एक आइटम, एक आर्टिकल, तो ये भी एक चीज हो गई। तो एक नाउन ये हो गया और दूसरा नाउन ये हो गया, बुक, टेबल। ध्यान से समझिएगा, जो अब तक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बहुत जगह गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि चीज कहाँ पे रखी है, वो प्रीपोजिशन है, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती। बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे, फिर एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन के बीच के डेफिनेशन, उनके बीच के डिफरेंशिएशन को कैसे इलैबोरेट करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भूल जाइए जो आपको बहुत अजीब तरह से पढ़ाया गया और आपको ही क्लियर नहीं है कि वो क्या है। ये समझिए शायद मुश्किल हो जाता है कि एक कॉन्सेप्ट बचपन से जानना, फिर एक एज पे आकर के उसको भुलाना और फिर नए कॉन्सेप्ट को याद करना मुश्किल होता है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा, इतना याद रखिए। हेल्प जो है एग्जैक्ट जो कंटेंट है, जो एग्जैक्ट मैटर है, जो क्लैरिफिकेशन है, वही आपको हेल्प करेगा। तो इसको समझिए कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक नाउन है बुक और दूसरा नाउन है टेबल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, द बुक और द टेबल, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, यानी कि क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है कि बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ना, यही बुक को टेबल से जोड़ रहा है, यही बुक को टेबल से जोड़ रहा है कि बुक का जो रिश्ता है टेबल के साथ वो ऊपर, बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। ऐसे हम इसको इलैबोरेट करेंगे कि पहला नाउन और दूसरा नाउन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ऑन है, और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। बिल्कुल क्लियर बात है। एक बार और देख लीजिए, शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन, एक नाउन और दूसरा नाउन, इनके बीच का रिलेशन जो होगा वही प्रीपोजिशन होगा। और ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में सेट भी होता है, फिट भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपको अगर जो पढ़ाया जा रहा है अब तक, और फिर एकदम से उस कॉन्सेप्ट को साइड करके एक नया कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप ये समझ के चलें कि मुझे प्रीपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे प्रीपोजिशन के बारे में जीरो नॉलेज है और जो सीखना है मुझे इस वीडियो से सीखना है, तो शायद आप समझ भी जाए इजीली 10 मिनट के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा जो बुलेट पॉइंट है वो आपके सामने क्या है, शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद एडजेक्टिव। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, यानी कि इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्या अप्लाई करके देखना है कि एक सेंटेंस में, जैसे इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है। अब हम अगले सेंटेंस में यहाँ पे तो नाउन रहेगा लेकिन यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज एंग्री विद देम, माई फ्रेंड इज एंग्री विद देम। अब माई फ्रेंड तो क्या हो गया, मेरा दोस्त है, इज एंग्री विद देम। अब ये जो एंग्री है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है, एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, देम, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे सबका नाम नहीं लिया जा रहा। हमने पहले एक छोटी क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो दोस्त है वो उन लोगों से नाराज है, उन लोगों से गुस्सा है, तो माय फ्रेंड इज एंग्री विद देम। तो इस पूरे सेंटेंस में देम एक प्रोनाउन है और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो एंग्री किससे है, इन लोगों से, तो इन लोगों से, तो ये जो से है ना, इन लोगों, ये एंग्री और देम के बीच का रिलेशन कौन जोड़ रहा है, एक एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन का रिलेशन कौन जोड़ रहा है, देम विद जोड़ रहा है। तो विद क्या हुआ, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ। समझ आई बात आपको, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, आपके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पर ध्यान दें कोई भी मसला नहीं है। फिर से देखिए, एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन
मतलब नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से किस तरह हो रहा है इस सेंटेंस में, माय फ्रेंड इज एंग्री विद देम, मेरा दोस्त क्या है, नाराज है, किससे, उन लोगों से। तो मेरा नाराजगी और उन लोगों के बीच का रिलेशन किससे हो रहा है, विद से हो रहा है। कौन सा वर्ड है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, वो विद है। तो विद यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सेकंड केस भी क्लियर है। अब लेते हैं थर्ड केस, थर्ड केस भी ले लेते हैं, और ये थर्ड एंड लास्ट केस है, इसके बाद आपका फोर्थ कोई केस नहीं होगा। थर्ड केस ले लेते हैं, क्या है, शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब। देखिए एक चीज सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि एक चीज कॉमन है। देखिए फर्स्ट वाले में भी नाउन और प्रोनाउन की बात हुई, सेकंड वाले में नाउन और प्रोनाउन की बात हुई, थर्ड वाले में भी नाउन और प्रोनाउन की बात हुई। यानी कि हमें इतनी बात बहुत क्लियर है कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन की बात हो रही है तो नाउन या प्रोनाउन आना बिल्कुल पक्की बात है। अगर उस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। यानी कि आप सेंटेंस ही में देखेंगे that tells us how a noun or pronoun stands with। तो नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है। अगर उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमने आपको जब टेंस पढ़ाया था, टेंस की वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेंस जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की शादी आईएनजी से हुई हुई, हस्बैंड वाइफ में दोनों। इसका मतलब क्या बताया था कि आईएनजी और कॉन्टिन्यूअस हमेशा साथ साथ मिलेंगे। अगर कहीं पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब ही आईएनजी होगा, कहीं पे आईएनजी है तो उसका मतलब ही कॉन्टिन्यूअस होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताया था हम दोनों में। इस तरह ये समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में ऐसा ही कुछ रिलेशन है। अगर प्रीपोजिशन उसी सेंटेंस में होगा जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है, अगर नहीं है तो वहाँ नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। थर्ड का रिलेशन है शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब। यानी कि अब यहाँ पे हमने बात कर ली नाउन की, हमने बात कर ली एडजेक्टिव की, अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की। यानी कि अगर एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन अपनी जगह पे है और दूसरी जगह पे वर्ब है, तो नाउन और प्रोनाउन का वर्ब से जो रिलेशन है वो कैसा है और वो कौन सा वर्ड जोड़ रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा है, डोंट लाफ एट द बेगर। बेगर मतलब जो भिक्षा मांगता हो। डोंट लाफ एट द बेगर। अब इसमें लाफ क्या है, लाफ क्या है, वर्ब है। लाफ वर्ब है, बेगर क्या है, नाउन है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। तो इनके बीच में लाफ और बेगर के बीच का रिलेशन कौन सा वर्ड कंप्लीट कर रहा है, कौन सा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है लाफ और बेगर के बीच का रिलेशन, तो वो डिपिक्ट कर रहा है एट। कौन सा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, एट। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई वस्तु कहाँ रखी है, कोई नाउन कहाँ पे है, कोई प्रोनाउन कहाँ पर है, उसको प्रीपोजिशन कहेंगे। ये पुरानी डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सही क्या है, सही भी मैंने आपको बता दिया। सही है कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से या वर्ब से, किसी भी वर्ड से जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। इसलिए यहाँ पे हमने अनदर वर्ड लिखा है, हमने यहाँ पे अनदर वर्ड लिखा है, अनदर नाउन नहीं लिखा, अनदर एडजेक्टिव नहीं लिखा, अनदर वर्ब नहीं लिखा, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस में वो कुछ भी हो सकता है। इस एग्जांपल पर हम दोबारा जाते हैं, डोंट लाफ एट द बेगर। जो भिक्षा लेते हैं उनको, उनके ऊपर हंसो मत। डोंट लाफ, लाफ हंसना एक वर्ब है, बेगार एक नाउन है। तो इस सेंटेंस में बेगार क्या है, नाउन है, लाफ क्या है, वर्ब है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा वर्ड पूरा कर रहा है, कौन सा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, एट डिपिक्ट कर रहा है, एट शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर एट क्या होगा, इस सेंटेंस के अंदर एट एक प्रीपोजिशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको नहीं करना है अभी तक। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं प्रीपोजिशन की, when we are talking about preposition, it is not necessarily required कि एक सेंटेंस में या सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन पहले आ जाए और बाद में वर्ब, एडजेक्टिव या कुछ आए, जरूरी नहीं है। एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे, इस सेंटेंस में नाउन तो आपको पहले मिल गया, यहाँ पे भी नाउन। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव पहले मिला है और प्रोनाउन बाद में मिला है। इस सेंटेंस में आपको वर्ब पहले मिला है और नाउन बाद में मिला है। तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड दैट इन अ सेंटेंस नाउन और द प्रोनाउन विल कम फर्स्ट एंड अनदर नाउन, अनदर प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब विल कम एट लास्ट। ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड।
हाँ, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ वो आपको सेंटेंस में मिल तो जाएगा, कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं है, बट यू विल इजीली फाइंड that particular noun, that particular pronoun, adjective or the verb in a sentence. ये necessarily required है, वो मिल जाएगा। कहाँ होगा ये डेबिट नहीं किया जा सकता, ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में कम से कम इतना मैं समझाने के लिए समझाने में समर्थ रहा होगा, सक्सेसफुल रहा होगा कि आपको प्रीपोजिशन का सही मायने, सही मीनिंग आप तक पहुँचा सकूँ। किन 3 जगह प्लॉट किया जा सकता है वो भी समझा सकूँ। मैंने छोटे छोटे 3 एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो भी मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आपको अगर इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम एक टॉपिक और है, प्रीपोजिशन के अंडर में ही आता है, जिसमें हम एट और इन पार्ट 2 जब हम इसका आएगा, अभी हम इसको पार्ट 1 कह लीजिए, ये पार्ट 1 कह लीजिए आप इसको, क्योंकि अभी हमने इसमें जनरल कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम एट जो आएगा, एट इन का डिफरेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के, एट और इन का डिफरेंस, उसके बाद बिटवीन एंड अमंग का डिफरेंस, इन और इनटू का डिफरेंस, बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस, इसके अलावा सिंस और फॉर का डिफरेंस, इन एंड विद इन का डिफरेंस, इनटू और इन का डिफरेंस, एट और ऑन का डिफरेंस। ये सारे डिफरेंसेस पर हम एग्जांपल्स लेंगे, इनकी मीनिंग समझेंगे, कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, इसको भी हम समझेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको डिलीवर कर पाए। आप तब तक के लिए इस पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताइए कि यस वी वांट द सेकंड पार्ट। उसमें हम आपको वो कंटेंट देंगे जो शायद आपको कोई नहीं दे पाए, वो कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम उस वीडियो में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी लाने वाले हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो से अपना बेनिफिट लीजिए, एडवांटेज लीजिए, और मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।